फैन का इशू तो नहीं है कोई? ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है वॉइस? ठीक है जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। आज हम करेंगे मई फोर्थ वीक का करंट अफेयर्स, क्योंकि फोर्थ वीक का कंपाइलेशन हो चुका है ऑलमोस्ट। सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने डाल दिया है, तो हमने वो आप कवर अप कर ले। जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश के करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। सारा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, केवल जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो आएगा वो ज्वाइन करता रहेगा। चलिए जी। तो कोट ऑफ द डे, आज दिन का पहला कोट जो है, बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज इट टू क्रिएट इट। गुड मॉर्निंग मोटो जी 965 जी। गुड मॉर्निंग। ये पीटर ड्रकर का कोट है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, मतलब किसी को अगर फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी आपको एग्जाम क्लियर करना है, चाहे स्टेट का हो, चाहे यूनियन का हो, चाहे कंबाइंड सीजीएल एग्जाम हो, जो भी है उसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी। फ्यूचर बनाने के लिए आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा, मगर खुद ही बनाना पड़ेगा। आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी करनी रहनी पड़ेगी, और हार्ड वर्क दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यही सब चीजें आपको आपका एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। चले आगे। चलिए जी आगे। पहला सेगमेंट है पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव्स। तो इसमें चलते हैं आगे। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन गेमिंग के रिलेटेड। अभी क्या हुआ, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या कर दिया, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर रूल्स निकाल दिया। ठीक है। एक्ट लाए थे पहले, उस एक्ट के थ्रू उन्होंने रूल्स निकाल दिया। तो ये रूल्स कब से फोर्स हैं, ये 1 मई 2026 से फोर्स में आ चुके हैं। ठीक है। तो डेट ही आपको पूछी जाएगी कि जो रिसेंटली इधर प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, जो ऑनलाइन गेम्स चलते हैं आपके, ठीक है, तो फोटो लगा रखी है पबजी ऐसे टाइप के, ठीक है, उनको हम रेगुलेट करने वाले हैं। तो वो कब से स्टार्ट हो रहा है, वो फोर्स कब से आए हैं, तो मई 1 2026 से फोर्स में आ गए हैं। ठीक है। और इन्होंने एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बना दी है, जो कि अटैच ऑफिस कर रही है मेटी के अंदर। ठीक है जी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में, 6 मेंबर की है, और ये देखेगी ऑनलाइन गेमिंग के बारे में पूरा का पूरा। ठीक है। इसके लीडरशिप कौन गया, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके लीडर करेंगे, मतलब इसको चेयर करेंगे। तो यही है, इसमें बस डेट याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग्स के लिए रिसेंटली अभी रूल्स लाए गए हैं, वो कब से फोर्स में आए हैं। तो आपको डेट याद है कि मई 1 2026, ये रिसेंटली न्यूज में था तो मैंने इसे डाल दिया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। और ये बेसिकली किसको केटर कर रही है, ये ऑनलाइन गेमिंग। अभी क्या हो रहा था, ऑनलाइन गेमिंग्स में गैम्बलिंग बहुत हो रही थी, मतलब पैसे लगाना, और उससे पैसे लगाना, उससे पैसे बढ़ाना, सब चीजें। ये आजकल देखोगे ना आपने, वो क्रिकेट वाले भी यूज कर सकते हो गेम्स है, जो कितने सारे हो, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। ठीक है। उन गेम्स को ये रेगुलेट करेगा, बैन नहीं करा, बस रेगुलेट करा जाता, उनके रूल्स निकाल दिए गए कि ऐसे ऐसे आपको करना है। चले आगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ये देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड असम 2026। तो क्या हुआ, मई 27 में असम स्टेट की जो लेजिस्लेटिव है, उन्होंने अपना बिल पास कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड का। क्या, ठीक है जी। तो उनके जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है अतुल बोरा, ठीक है, उन्होंने ये पास लाया था अपना लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इन्होंने वो बिल जो है पास कर दिया, फॉरवर्ड कर गवर्नर से उनको प्रेसिडेंट असेंबली भेज दिया गया है। ठीक है जी। क्योंकि स्टेट और सेंटर को दोनों अफेक्ट करता है, तो प्रेसिडेंट इन्हें असेंड करेंगे। ठीक है जी। क्या क्या वो कर रहा है ये मैरिज को देख रहा है, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप को देख रहा है ये। तो ये जो स्टेट है असम स्टेट, तो ये तीसरे नंबर का स्टेट बन गया है जिसने कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया है। ठीक है जी। पहला स्टेट था उत्तराखंड, ठीक है, और दूसरा स्टेट है गुजरात। अब ये तीसरा बन गया है आपका असम।
ठीक है जी। और ये फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विच हैज रिसेंटली अडॉप्टेड यूनिफॉर्म सिविल कोड लेजिस्लेशन। तो आप डायरेक्ट मार्क कर दोगे, आंसर क्या होगा, आसम। ठीक है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बस यही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा कुछ ज्यादा डीप में मुश्किल है कि पूछे जाएगा। ठीक है। तो ये अभी अभी उनकी जो असम की नई असेंबली बनी थी इलेक्शन के बाद, जिसमें अ, हेमंत बिश्वा शर्मा जी अभी चीफ मिनिस्टर बने। तो जैसी नई असेंबली बनी, उन्होंने पहला ही जो उनका वो था असेंबली सेशन, उसी पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करवा दिया गया। ठीक है जी। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड प्रोविजन देखते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आर्टिकल, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 डायरेक्ट बोलता है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए अपने सिटीजन्स के लिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है जी। आर्टिकल 44 आप याद रखने का कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। ये देखिए जी, यूसीसी, इसी में मेंशन है, ये डीपीएसपी में है। ठीक है जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। तो कोई बता सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में? कमेंट बॉक्स में प्लीज। गलती लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4, वेरी गुड। पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में हमारा आता है डीपीएसपी। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में क्या है, कोई बता सकता है? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजन है? एफ आर, फंडामेंटल राइट्स। वेरी गुड, फंडामेंटल राइट्स होते हैं पार्ट 3 में। ठीक है जी। चलें आगे। और जो एक और इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट है, जो कि ये है आपका क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये क्या है? स्टेट लॉ है, एक पर्सनल लॉ है एक। ठीक है, आपके पर्सनल लॉ हम का रूल बना रहे हैं। ठीक है। तो ये मैरिज डाइवोर्स क्या होते हैं, पर्सनल लॉ है। ठीक है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जो कि 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है कि ये, इसमें स्टेट भी लॉ बना सकती है और यूनियन भी लॉ बना सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो अभी स्टेट ने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो उसमें फिर स्टेट को अडॉप्ट करना पड़ता है। पर कई बार ऐसा होता है कि स्टेट रेजिस्ट करती है कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है, आप अपने अपने हिसाब से, अपनी स्टेट के डेमोग्राफिक के हिसाब से अपना आप बनाइए ये लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। तो ये हो चुका है क्लियर। ठीक है। तो ये 7 शेड्यूल में आता है लिस्ट, इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो हमारी, एक तो स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है। ये 7 शेड्यूल के ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। अब इसको याद रखने का तरीका ऐसा ही है कि सेवेंथ होता है ना, जैसे हम कैसे लिखते हैं सेवेंथ, ऐसे लिखते हैं सेवेंथ, सेवेंथ शेड्यूल। ठीक है। तो सेवेंथ को अगर उल्टा कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो इससे आपको याद रहेगा लिस्ट। ठीक है। तो 7 शेड्यूल आपको हर समय के लिए याद रहेगा कि इसको उल्टा करेंगे तो लिस्ट बन जाएगा। और लिस्ट से आपको याद रहेगा कि इसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका क्लियर। आगे चलते हैं। आर्टिकल 44 आप याद रखने का और असम याद रखेगा। चलते हैं आगे। पहला स्टेट उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, अब थर्ड बन गया असम। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट फर्स्ट आ गया भाई, जो अभी अभी रिसेंटली में हमें पहली बार सुनने को मिले या देखने को मिले, उसको हम कवर करेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। सबसे पहला, इंडिया फर्स्ट 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। ये पहला है इंडिया का जिसने रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, जो कि 300 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी रॉकेट को फेंक सकता है। लॉन्चिंग सिस्टम है, मतलब क्या करेगा, किसी भी रॉकेट को लॉन्च करेगा। ये खुद रॉकेट नहीं है, ये लॉन्चिंग सिस्टम है। यहाँ इसके अंदर रॉकेट डाले जाएगा और वो रॉकेट ऐसे फेंका जाएगा। ठीक है। इंडियन है, मतलब इंडिया में ही बनाया है। और लॉन्ग रेंज यूनिवर्सल ये तो छोड़ दीजिए। डेवलप किसने किया? पुणे बेस्ड प्राइवेट फर्म एक, नाइब लिमिटेड। ठीक है। और इसराइल की कोई डिफेंस मेजर है, एल्बिट सिस्टम। उन दोनों का कोलैबोरेशन से ये बनाया गया है। ठीक है। इंडिया फर्स्ट 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट सिस्टम, इसका नाम है सूर्य अस्त्र। नाम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि सूर्य अस्त्र क्या था। ठीक है। ये क्वेश्चन यही आता है कि सूर्य अस्त्र क्या है।
तो ये इंडियाज फर्स्ट 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। ठीक है जी। बनाया किसने? पुणे बेस्ड एक प्राइवेट फर्म है और इसराइल का एक डिफेंस प्राइवेट फर्म है। उन दोनों ने मिलकर ये बनाया गया है। डीआरडीओ ने नहीं बनाया। क्वेश्चन कई बार ऐसे फंसाने के लिए बोल सकते कि डीआरडीओ ने बनाया, नहीं, ये प्राइवेट फर्म से बना रखा। इसका नाम है सूर्य अस्त्र। चलिए आगे आगे चलते हैं। सेकंड है तुलसी गबार्ड। अभी तुलसी गबार्ड रिसेंटली न्यूज में थी। यूनाइटेड स्टेट की सिटीजन है, पर ये न्यूज में थी। और ये क्यों फर्स्ट में मैंने डाला है, इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, न्यूज में पूरी चीजें रहती है तो हम कवर अप करें। इन्होंने क्या, अभी रिसेंटली क्या हुआ, अपना रेजिग्नेशन दे दिया। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। ठीक है जी। जैसे हमारे यहाँ नेशनल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी वो है, कौन सी है? नेशनल इंटेलिजेंस आईबी देखती है ना, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो वैसे ही यूनाइटेड स्टेट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की हेड थी तुलसी गबार्ड जी। ठीक है जी। तो ये क्या थी, जब ये इलेक्ट हुई थी यूएस कांग्रेस की, फर्स्ट हिंदू थी इलेक्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस। मतलब जो वहाँ की पार्लियामेंट टाइप का सिस्टम है यूएस कांग्रेस, जिसको लोकसभा भी कह सकते हैं हम अपनी लैंग्वेज, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है वैसे वहाँ कांग्रेस होती है। तो वहां पर ही फर्स्ट हिंदू थी। ठीक है, तुलसी गबार्ड जी। ठीक है, ये इलेक्ट कब हुई थी? 2013 में हुई थी। तो इसीलिए ये न्यूज में पूरी न्यूज कवर थी। तो मैंने ये फर्स्ट हिंदू, अगर क्वेश्चन आता फर्स्ट हिंदू इलेक्टेड टू यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस, तो ये आंसर हो जाएगा आपका तुलसी गब्बार जी। और इन्होंने अभी रिसेंटली रेजिग्नेशन दे दिया है यूनाइटेड स्टेट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस से। ठीक है, ये कहाँ से रिप्रेजेंट करती है? हवाई। हवाई है ना। आपका यूनाइटेड स्टेट आप खोलोगे अगर मैप, ऐसे मैप है यूनाइटेड स्टेट का, कुछ ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो हवाई आइलैंड्स है, यहाँ पर है हवाई आइलैंड्स, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स है कुछ। तो वहां से ये रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एट्थ डायरेक्टर थी ये। और ये पहले डेमोक्रेटिक पार्टी में थी। ठीक है, बराक ओबामा वाली जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये इंडिपेंडेंट गई, अब ये रिपब्लिकन पार्टी में आई थी 2024 में। तो ये रिपब्लिकन पार्टी में कौन सी? ट्रम्प वाली जो पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी है। ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है आपको। तो अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट हिंदू इलेक्टेड टू यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस कौन थी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो उनका नाम होगा तुलसी गबार्ड जी। चलते हैं आगे, इनकी फोटो है, आपको थोड़ा याद रखने के लिए मदद मिलेगी। नेक्स्ट, चलिए जी। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम। ठीक है, ये फर्स्ट प्राइवेट है, याद रखना। प्राइवेट लिखा हुआ है यहाँ पर, प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम। मेडिकल म्यूजियम का मतलब क्या है? कोई म्यूजियम होगा जिसमें मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होंगे उनको रखा गया हुआ, पर ये प्राइवेट है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, प्राइवेट ने बनाया। तो ये है कहाँ पर? त्रिवंतमपुरम केरला में है। ठीक है जी। बस यही पूछा जाएगा कि इंडिया फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम कहाँ है। तो त्रिवंतमपुरम केरला में से स्टैब्लिश किया है, किसने किया है? एस शिव रमन जी ने इन्हें करा एस्टैब्लिश। ठीक है जी। बस यही दो दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम कहाँ पर है? त्रिवंतमपुरम केरला में। और किसने करा एस्टैब्लिश? ए श्री रमन जी ने। ठीक है, ये कोर ऑब्जेक्टिव है, आप पढ़ लेना, कुछ नहीं है। आप मेडिकल फैसिलिटीज के लिए हमने इन्हें रखा है कि अंडरस्टैंडिंग बने, कोई भी अगर इसके बारे में एक क्यूरियोसिटी रखता है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, साइंस ऑफ हेल्थ केयर को देखना चाहता है। तो ये हो गया क्लियर आपका इंडिया फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम। आगे चलते हैं। चलिए जी, एक आ गया और हांगकांग के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट। ये है इंटरनेशनल न्यूज में था कि हांगकांग के पहले एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, तो इनका नाम है लियाए का वेंग। ठीक है, इनका नाम लियाए का वेंग है। ठीक है, तो ये क्या, इन्होंने क्या, अभी चाइना के स्पेसशिप में गए हैं, जो चाइना का वो है क्या बोलते हैं, स्पेस स्टेशन है, वहां पर ये गए हैं, चांगोंग स्पेस स्टेशन। ठीक है, ये हांगकांग के फर्स्ट एवर एस्ट्रोनॉट है। ये फीमेल है, याद रखना आपको, ये फोटो भी दिख रही है आपको, लाई क्या यंग। ठीक है, इज द फर्स्ट फीमेल सिविलियन फ्रॉम हांगकांग टू ट्रैवल ऑर्बिट, ब्रेकिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन। और जो चाइना के जो वो बोले जाते हैं ना, जिनको जैसे हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, किसको? यूएस वालों को एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, तो चाइना वालों को टाइकोनॉट्स बोला जाता है। ठीक है, चाइना। तो ये आपका, बस आपको नाम याद रखना है बस कौन थे। और ऐसा भी पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च इस फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, तो आंसर में आ जाएगा हांगकांग। हांगकांग एक
किसकी ऑटोनॉमस टेरिटरी है? चाइना ही ऑटोनॉमस टेरिटरी है। ठीक है, आप देखना कभी मैप, मैंने शायद से लगाया नहीं आज हांगकांग का मैच, पर आप देखना कि हांगकांग चाइना के एकदम ऐसे चिपका हुआ है। पहले ये ब्रिटिश रूल करते थे हांगकांग में, जब ब्रिटिश गए तो ब्रिटिशर्स ने हांगकांग के लिए एक शर्त रखी कि इसको चाइना को देने से पहले कि हम ये जो आप इसे एक्वायर तो कर लोगे हांगकांग को, पर आप इसे ऑटोनॉमस रखना। ठीक है, तो इसीलिए हांगकांग ऑटोनॉमस टेरिटरी है अंडर द चाइना। ठीक है जी, तो नाम याद रहेगा आपको, लाई, का, यंग और हांगकांग, बस। और कुछ नहीं है। इनका फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कहाँ गया है? स्पेस में गया है। कहाँ गया? क्योंगोंग स्पेस स्टेशन किसका है? चाइना का। चलते हैं आगे। ठीक है जी, पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ हो रहा है? नाम याद रखना है, लद्दाख में, पूगा वैली में, इन ईस्टर्न लद्दाख। 14,000 फीट के ऊपर बन रहा है, और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 1 मेगावाट इलेक्ट्रिक। कितनी इसकी कैपेसिटी है? ठीक है, बना कौन रहा है? ओएनजीसी। ठीक है, तो बस इसमें यही याद रखने की जरूरत है कि इंडिया फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ बनाया है? वो है पूगा वैली लद्दाख में। कौन बना रहा है? ओएनजीसी बना रही है, ऑयसन नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। जियोथर्मल क्या होता है? जियोथर्मल वाला आता है कि जो जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल मतलब जहां से हीट निकल रही है अर्थ से बाहर, तो ये हो गया जियो थर्मल, सिंपल। थर्मल, जियो अर्थ, थर्मल मतलब हीट। तो जियो से जब अर्थ से कोई हीट निकल रही है, जैसे ये निकल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे जियोथर्मल। तो जियोथर्मल प्लांट लगाया जा रहा है कहाँ पर? पूगा वैली लद्दाख में, जो कि लगा रही है ओएनजीसी और लद्दाख यूनिटरी ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ये दोनों इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है जी, चले आगे। कोई इशू तो बताइएगा। चलते हैं आगे। फर्स्ट स्टेज टू इंडिया टू एस्टैब्लिश एक्सक्लूसिव स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। तो जो हमारा स्टेट ऑफ केरला है, देखिए जी, केरला स्टेट ने क्या करा है, एक अलग से ही डिपार्टमेंट बना दिया है। ठीक है, जो कि केवल सीनियर सिटीजन की केटर करेगा। ठीक है जी, तो केवल क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली फॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सीनियर सिटीजन, वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। तो आपका आंसर हो जाएगा केरला। इन्होंने एक अलग से ही डिपार्टमेंट बनाया, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। क्योंकि स्टेट में ना मिनिस्ट्रीज नहीं होती हैं, स्टेट में होते हैं डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री होती है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है। ठीक है, वहां मिनिस्ट्रीज होती है, स्टेट में मिनिस्ट्रीज नहीं होती, डिपार्टमेंट होते हैं। तो ठीक है, तो इन्होंने अलग सा ही डिपार्टमेंट बना दिया जो कि केवल वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन के लिए काम करेगा, तो वो है स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, देख लीजिए कोर ऑब्जेक्ट क्या, फॉर्मेटिंग पॉलिसीज करेंगे, उनके देख रेख का देखेंगे, रिहेबिलिटेशन का देखेंगे, एल्डरली पॉपुलेशन का। तो ये कोर ऑब्जेक्ट है। अब इसमें सॉरी, आर्टिकल 41 है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये आर्टिकल 41 कहाँ है? डीपीएसपी में। अभी किसी ने बताया था ना कि डीपीएससी पार्ट 4 में आता है। तो डीपीएसपी हमारा, उसमें लिखा है आर्टिकल 4 में पब्लिक असिस्टेंस के, कि फाइनेंशियल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू वनरेबल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द एल्डरली, सिक एंड डिसेबल्ड। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको लेके उन्होंने ये डिपार्टमेंट बना दिया है। तो ये डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का मतलब क्या था? ये डायरेक्शन दिए गए हैं किसको? स्टेट को, कि आप भी ऐसा भी करिए। ये हम आपको मैंडेटरी नहीं कर रहे, पर आप पे जब भी विल होगी, आप पे पैसा होगा, आप पे वो होंगे, रिसोर्स होंगे, तो आप ऐसा कर लेना फ्यूचर में जाके। ये डीपीएसपी का मतलब है। फंडामेंटल राइट्स तो एनफोर्सेबल है, वो सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स कर रहा है। पर डीपीएसपी का ऐसा होता है कि ये स्टेट के लिए एक डायरेक्शन है, कि आप फ्यूचर में जब आप पे रिसोर्सेज होंगे तब आप ये अप्लाई कर देना। तो आर्टिकल 41 जो है डीपीएसपी के अंदर आता है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको असिस्टेंस करना है किसको? एल्डरली का। तो इस गवर्नमेंट ऑफ केरला ने ये अप्लाई कर दिया है। ठीक है जी, तो केरला आंसर रहेगा, आप आंसर मार्क कर देना। थोड़ा सा केरला देख लीजिए, ये देखिए पूरा स्टेट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है। कोई बता सकता है कि केरला की कैपिटल कौन सी है इस टाइम पे? केरला की कैपिटल, ये लक्षद्वीप है, देखो, करावत्ती इसका कैपिटल है, आपने दिखाया था आपको। ये तमिलनाडु है, यहाँ से ऐसे चलता है तमिलनाडु।
ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, इस तरफ यहाँ यहाँ तेलंगाना है, इसके ऊपर तेलंगाना है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम ही इसकी कैपिटल है। ठीक है जी। तो ये आपको याद रहेगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है दिमाग में, इमेज बन जाती है कि केरला था जिसमें हमने देखा था कि स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ एल्डरली किसने बनाया था, केरला ने। तो इमेज से याद रह जाएगा, इसीलिए मैं इमेज लगाता हूँ। ऐसे ही नहीं तो मैं तो आपको डायरेक्ट एकदम लाइन टू लाइन, पैरा टू पैराग्राफ पढ़ा लेता, पर ऐसा नहीं। आपको याद रहना चाहिए मेन एग्जाम में, कि आपको याद रहेगा तो ही आप आंसर मार्क कर पाओगे, इमेज से याद रह जाता। चलते हैं आगे। ठीक है, पहला देखिए, इंडिया फर्स्ट वुमेन लेड 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। तो इंडिया का ये फर्स्ट वुमेन लेड सोलर पावर प्लांट। ठीक है जी। तो ये कहाँ है, तेलंगाना में। गांव नहीं पूछेगा कोई, तेलंगाना पूछेगा सीधा स्टेट। की स्टेट कौन सा था जिसमें फर्स्ट वुमेन लेड सोलर पावर प्लांट बनाया गया है, तो ये है तेलंगाना में। ऑपरेटेड एंटायरली बाय रूरल वुमेन, जो कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है चैतन्य वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है जी। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट वुमेन लेड सोलर पावर प्लांट इज established और inaugurated in which state। तो आंसर विल बी तेलंगाना। एंड self help group which is operating this cell solar power plant, that is the name is chaitanya women self help group। ओके, क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया ट्रेंडिंग डेज, सबसे बेकार सेगमेंट। ठीक है, इसमें कुछ है इस बार, इस वीक में थोड़े हम उन्हें देख लेंगे। देख लीजिए भाई। सबसे पहला है नेशनल डेंगू डे, मई 16 को आया था। इसका थीम ये है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मई 22 में। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन वर्ल्ड मई 28 को। वर्ल्ड हंगर डे थोड़ा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल डेंगू डे इंपॉर्टेंट है, मई 16 और मई 28। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड हंगर डे याद कर रख लेते मई 28 का, ठीक है, तो आप इसके साथ साथ ये तीनों एक साथ याद हो जाएंगे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी याद हो जाएगा कि ये भी मई 28 को आता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑन वुमेन्स हेल्थ, तो ये भी मई 28 को याद हो जाएगा। तो विमेन वाले दो, मेंस्ट्रुअल एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, तो दोनों वुमेन से रिलेटेड मई 28 को, और हंगर भी उसी दिन आ जाती है, तो मई 28 को तीनों के तीनों हो जाएंगे। थीम देख लीजिएगा आप यहाँ से, थोड़ा टिपिकल हो जाता है याद करना, पर क्वेश्चन अगर आ जाए, एक क्वेश्चन आता है इसमें पूरा एग्जाम में कि कौन सा डे कब था। ठीक है, अगर याद रह गया तो मार्क कर जाएंगे, नहीं याद रहा तो फिर क्वेश्चन आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इंटरनेशनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी हमारा सेगमेंट, चलते हैं। सबसे पहला है ऑपरेशन रेज पिल। तो रेज पिल सब इंपॉर्टेंट किसका ऑपरेशन है, एनसीआरबी का, नेशनल कंट्रोल ब्यूरो ऑफ। ठीक है, नेशनल कंट्रोल ब्यूरो का ये ऑपरेशन है। कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमारा एक ड्रग होता है, इसको कैप्टागॉन भी बोला जाता है, कैप्टागॉन, उसको डिसमेंटल करने, इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ड्रग है इसका नाम है कैप्टागॉन, इसको जिहादी ड्रग भी बोला जाता है। ठीक है, और इट इज अ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। मतलब जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होता है, ड्रग होता है जिससे साइकोलॉजिकली आपके न्यूरो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर कहाँ अब्यूज होता है, मिडिल ईस्ट और गल्फ रीजन में। तो हमें क्या करना है, इसे इंडिया में आने को रोकना है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, बस आप ये याद रखना ऑपरेशन रेज पिल किससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किसका ऑपरेशन है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है। नारकोटिक्स मतलब क्या है, जो ड्रग्स वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जो ड्रग्स को रोकने से, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोकने के लिए हेल्प करती है। तो ये एनसी, नेशनल कंट्रोल ब्यूरो आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसका देख लीजिए कि एनसीआर बी, एनसीबी कब हमारा स्टैब्लिश हुआ, 1986 में स्टैब्लिश हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो वर्क करता है और इस्टेब्लिश हुआ है वो इस एक्ट के अंदर हुआ है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये एक्ट के थ्रू बनी गई है। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया। ऑपरेशन रेज पिल अगर आपको पूछा जाता है तो किससे रिलेटेड है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देख लीजिए एक बार। आर्टिकल 47 हमारा डायरेक्ट बोलता है
जो कि हमारा डीपीएसपी में है कि हम क्या करेंगे कि प्रोहिबिशन करेंगे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स का, ठीक है, जो कि हार्मफुल है हेल्थ के लिए। तो आर्टिकल 47 आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। तो प्रोविजन हो जाएगा क्या, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को हम रोकेंगे। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आपका क्लियर है। ये हो गया ऑपरेशन रेजिमेंट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है अग्निवन। ये अभी क्या रिसेंटली फायर करी गई थी उड़ीसा से, तो ये न्यूज में आ गई है। ठीक है, तो है कुछ नहीं है, बस आपको अगर क्वेश्चन बचाएगा व्हाट इज अग्निवन, तो आपको बस यही मार्क है कि न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्वेश्चन आएगा ये है क्या चीज, तो न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का क्या होता है, एक ट्राजेक्टरी होती है। अगर यहाँ से फेंकी ग्राउंड से तो ऐसे करके जाएगी और ऐसे गिर जाएगी। ठीक है, जो क्रूज मिसाइल होती है ना, वो क्रूज मिसाइल ऐसे अगर प्लेन कोई उसका डाल रहा है तो क्रूज में ही चलती रहती है, ऐसे 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 करके, और टारगेट को हिट कर जाएगी। ठीक है जी, तो बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये है कि सरफेस से निकलेगी या सरफेस पे ऐसे एक पैराबोला बना के गिर जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबल है, मतलब इसमें न्यूक्लियर वॉर हेड भी रखे जा सकते हैं, जिसकी रेंज है 700 से 900 किलोमीटर। तो अग्नि वन आपकी याद रखना ना क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। यही क्वेश्चन आता है कि अग्नि वन है क्या, तो एक मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। SRBM बोला जाए। डीआरडीओ के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा। 1958 में बनी थी और हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है डीआरडीओ। याद रख लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस की चीजें देखती है ना डीआरडीओ। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका अग्निवन। नेक्स्ट चलते हैं, अब्राहम अकॉर्ड। देखिए भाई ये क्या चीज है, अब्राहम अकॉर्ड अभी न्यूज में था बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैंने ये स्लाइड एंटर कर दी थी अपने पीपीटी में। तो ये है क्या, कुछ नहीं है, इस एक डिप्लोमेटिक पीस एग्रीमेंट है जो कि यूएस मीडिएट करता है, मतलब यूएस के थ्रू से ये आया है अब्राहम अकॉर्ड। अब इसमें होता क्या है, अब्राहम अकॉर्ड में ऐसी ऐसी कंट्रीज को पकड़ा जाता है जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, मुस्लिम रिलीजन कंट्री है, उनसे ये अकॉर्ड साइन करा जाता है कि आप इसराइल के साथ एक बायलेटरल रिलेशन स्टैब्लिश करिए। ठीक है जी, मुस्लिम्स कंट्री को पकड़ेंगे और उनसे बोलेंगे कि आप किसके साथ, इसराइल के साथ बायलेटरल रिलेशन या उसको रिकॉग्नाइज करिए। तो ये है अब्राहम अकॉर्ड। तो अभी क्या है, जो ट्रम्प थे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने बोला था कि हम अब्राहम अकॉर्ड कुछ कुछ कंट्री से साइन करवाना चाहते हैं, जो कि आपका है इजिप्ट, टर्की, जॉर्डन, ठीक है, और कतर, सऊदी अरेबिया। इनको प्रपोजल भेजा है कि आप अब्राहम अकॉर्ड साइन करिए और इसराइल के साथ बायलेटरल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करिए। ठीक है, ओरिजिनली कब हुआ था, 2020 में स्टार्ट हुआ था। कौन कर रहा है मीडिएट, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है जी, 2020 में सबसे पहले ये शुरू हुआ था कि हमें जो फर्स्ट टू अरब नेशन थे वो कौन से थे आपके, सॉरी, वो थे यूनाइटेड यूएई, जो कि हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। दूसरा था बहरेन, ठीक है, और लेटर मोरक्को ने भी इसे साइन कर लिया था। तो पहले दो थे यूएई एंड मोरक्को। ठीक है जी, तो ये आपका अब्राहम अकॉर्ड क्लियर हो गया कि यूनाइटेड स्टेट इसे मीडिएट करती है, मुस्लिम जो मेजोरिटी नेशन है उनको बोला जाता है कि आप इसराइल के साथ क्या करिए जी, बायलेटरल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करिए। बस यही है, इसमें कुछ नहीं। तो आपको अगर आ जाता है अब्राहम रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है तो आप आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये अब्राहम अकॉर्ड विजुलाइट का। तो इसमें जिन्होंने साइन कर दिया वो रेड में, मोरक्को ने साइन कर दिया, सूडान ने साइन कर दिया है, इसराइल तो ऑलरेडी होगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पर ये यूएई और छोटा सा बहरेन है। ये देखो यहाँ पर इतना सा दिख रहा है आपको, जितना सा ये बहरेन है। तो इन्होंने साइन कर दिया है। अब बोला जा रहा है कि किस किस को करें, तो इजिप्ट को भेजा है, नहीं इन्होंने तो ऑलरेडी रिकग्नाइज कर रखा है, पर और कंट्रीज को भेजा रहा है, सऊदी अरेबिया यहाँ पर है, इनको भेजा जा रहा है। फिर कतर को भेजा जा रहा है, कतर भी यहीं कहीं है। ठीक है, कतर को भेजा जा रहा है कि आप भी इसे साइन, पाकिस्तान को भी बोला गया है कि आप भी वो करें, पर पाकिस्तान ने एकदम मना कर दिया है, क्योंकि वो उनके कंट्री की जो पॉलिसीज है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी, उसके खिलाफ जा रहा था। तो यहाँ पर इसीलिए न्यूज़ आया था कि अभी तो इसराइल और यूएस और ईरान के बीच में पाकिस्तान मीडिएट करा रहा था। तो फिर यूएस ने भी एक मौका सोचा कि भाई पाकिस्तान से भी अब्राहम अकॉर्ड साइन करवा देते हैं, पर पाकिस्तान ने मना कर दिया। वो अपनी
अगर वो साइन कर देते तो उनके लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान और इसराइल की बिल्कुल नहीं बनती है, ठीक है। चलते हैं आगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर आ गया भाई, चलते हैं। सबसे पहला है विक्रम 1 रॉकेट। ओहो, ये तो शायद से हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, ठीक है, फिर भी पढ़ा रहा था। इट इज अ फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। विक्रम 1 रॉकेट जो है स्काई रूट ने बनाया, ये प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है, स्काई रूट ने बनाया, और स्काई रूट इन दोनों की कंपनी है, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, ठीक है जी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है स्काई रूट का, इन दोनों ने बनाए। और ये जो फर्स्ट विक्रम 1 रॉकेट है, ये रॉकेट है, ठीक है, ये सैटेलाइट नहीं है, ये रॉक लॉन्च करेगा किसको? हमारी सैटेलाइट्स को। तो ये प्राइवेटली बिल्ड करा गया, वैसे तो इसरो बनाती है, पर ये प्राइवेटली बिल्ड करा गया है, इसका नाम है विक्रम 1 रॉकेट। ये भी बना, चलो आगे, वो पुराना ही वाला था, शायद से मैंने वो स्लाइड डिलीट नहीं करी थी। चलिए स्पोर्ट्स एंड गेम्स में आ जाते हैं। सबसे पहला आ गया इसमें 39th नेशनल गेम्स, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें क्या है, 39 इंटरनेशनल नेशनल गेम्स हो रहे, सॉरी, ये कहाँ होस्ट होंगे? मेघालय में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि भाई 39 नेशनल गेम्स ऑफ 2027 विल बी होस्टेड इन विच स्टेट? तो इट विल बी होस्टेड इन मेघालय 2027 में जो होंगे। ये पहले से ही अब वो हो गया। होस्ट कैपिटल कौन रहा होगा, होस्ट सिटी कौन सी रहेगी? शिलोंग में होंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 38th कहाँ हुए थे? उत्तराखंड में हुए थे। उसका ऑफिशियल मस्कॉट जो था वो मौली था, ठीक है। और जो 37th हुए थे वो कहाँ हुए थे? गोवा में हुए थे। तो अभी जो 2027 मतलब नेक्स्ट ईयर में जो होंगे वो मेघालय में होंगे, ये डिक्लेयर हो गया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी होल्डिंग या होस्टिंग 39 नेशनल गेम्स 2021 दैट विल बी मेघालय, ठीक है जी। इससे पहले उत्तराखंड में होता है और उससे भी पहले गोवा में हुए थे। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा। फाउंडेशन ईयर 1927, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। फर्स्ट प्रेसिडेंट इनके थे सर दोरबजी टाटा जी। और अभी जो करंट प्रेसिडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पीटी उषा जी है। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी है आईओ के। तो क्वेश्चन आता है, आ सकता है कि अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है इंडियन ओलंपिक, ओलंपिक समझते हो ना, ओलंपिक एसोसिएशन, तो पीटी उषा आप मार्क कर देंगे। चलें आगे, यही है। थोड़ा सा मेघालय का मैप देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। हर समय अपनी एटलस साथ रखना, ये है आपका मेघालय। मेघालय कैपिटल क्या है मेघालय की? शिलोंग, शिलोंग कैपिटल है। ये आपका असम है ऊपर से पूरा का, और इससे ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, फिर त्रिपुरा आता है, और फिर मेघालय आता है, फिर असम आता है। तो ये आप स्टेट्स आप याद रखने, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट पूरे याद होने चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है कि इसको क्लॉक वाइज लगाइए, एंटी क्लॉक वाइज लगाइए, या फिर इनके कैपिटल्स पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, कौन सी रिवर कहाँ से बहती है वो पूछ लिया जाता है। तो मेघालय, मेघालय में अभी हमने पढ़ा था ना कौन सी वो है, पीक्स है जहाँ की, माउंटेन रेंज, सॉरी माउंटेन रेंज है जहाँ जहाँ अभी ऑफिशियल लैंग्वेज भी उनको डिक्लेयर कर दिया गया है मेघालय में। कौन सी थी, कोई बता सकता है? दो ऑफिशियल लैंग्वेज अभी रिसेंटली डिक्लेयर हो गई है मेघालय में, कोई कमेंट बॉक्स में लिखेगा। इंग्लिश के अलावा दो और उन्होंने अडॉप्ट कर ली है, बताया था मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को। कोई लिखिए कमेंट बॉक्स में प्लीज। ऑफिशियल लैंग्वेज भूल गए शायद से। गारो, वेरी गुड गारो। एक और है, गारो एंड खासी, वेरी गुड, बस ऐसे ही याद रखेंगे हम। गारो, यहाँ पर गारो एंड खासी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर दी है मेघालय में, ठीक है। एक जयंतिया भी है, वो तो पीक है, ये तीन वो है ना माउंटेन रेंज, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। तो इनमें से गारो खासी जो है वो एक लैंग्वेज है, तो उनको अडॉप्ट कर लिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट में मेघालय में। चलते हैं आगे, वेरी गुड, ऐसे ही याद रखिए आप। चलते हैं आगे, चलिए जी। गुरिंद गुरिंदरवीर सिंह को क्या हो गया है? ये नेशनल रिकॉर्ड बना दिया वही 100 मीटर में, देखिए जी, 100 मीटर का
नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है गुरिंदर वीर सिंह ने, ठीक है जी। ये फास्टेस्ट मैन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बन गए हैं, ये भी न्यूज में तो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हमारे इंडियन ऑफिसर है, कहाँ के? नेवी के, इंडियन नेवी के ये काम करते हैं। ठीक है, 25 साल के हैं केवल। और इन्होंने जो 29 नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कप हुआ था रांची झारखंड में, वहां पर इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करा है। ठीक है, तो आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हु इज द फास्टेस्ट इंडियन इन इन इंडियन हिस्ट्री, तो आपका आंसर हो जाएगा गुरिंदर सिंह जी, गुरिंदर वीर सिंह जी। और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया 100 जिनों को। इन्होंने अभी 100 मीटर जो कवर कराया हुआ है 10.09 सेकेंड्स में। ठीक है, इनका रिकॉर्ड हो गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, इंडिया में नेशनल रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने फास्टेस्ट 100 मीटर, 100 मीटर केवल। ठीक है, तो ये इनकी शक्ल है, इनकी फोटो है। ठीक है जी, पहले इनका ही अपना बेस्ट था, तो अब उन्होंने उसको भी बेस्ट तोड़ के अपना ही उनको नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये याद रहेगा आपको नाम, गुरिंदर वीर सिंह जी। ये इंडियन नेवी के ऑफिसर है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है ये कहाँ से उससे हैं, कौन सी आर्म फोर्सेस से हैं, तो ये इंडियन नेवी के। ठीक है जी, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है कि वेन्यू कहाँ था। तो वेन्यू गांधीनगर गुजरात में था। वेट लिफ्टिंग, ठीक है, वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप हो रही थी, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियंस। तो गांधीनगर फर्स्ट इसमें कौन रहा है टेबल में? चाइना रही है, सेकंड नॉर्थ कोरिया, थर्ड चाइनीज तपई। ठीक है, ये तीन रहे हैं। पहले में चाइना रही है जिसने 41 मेडल्स जीते। और जो हमारा नंबर है वो 11th पोजीशन में थे हम, इंडिया। 10 मेडल हमने जीते, कंसीडर 1 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज, गोल्ड कोई भी नहीं था हमारे पास। हम 11th पोजीशन में। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? गांधीनगर गुजरात में। चलते हैं आगे। चलिए जी, फिर से आगे। वैभव सूर्यवंशी जी, फिर से इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है काफी सारे। ठीक है, पूरे आईपीएल सीजन का। तो ये है वैभव सूर्यवंशी जी। इन्होंने क्या कहा है, कहाँ से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल से खेलते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। ठीक है, बिहार के रहने वाले हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। ठीक है जी, इन्होंने क्या करा है? सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे हैं इस बार पूरे सीजन में, मोस्ट सिक्सेस हिट इन अ सिंगल सीजन। ठीक है जी, कितने सिक्सेस मारे हैं? 72 सिक्सेस पूरे सीजन में। और इन्होंने पहले क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड था 59 सिक्सेस का, उसको ब्रोक कर दिया। ठीक है जी, 72 सिक्सेस इन्होंने मारे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि who has officially broke the West Indies legend Chris Gayle long-term IPL record for hitting most sixes in the single season? The answer will be वैभव सूर्यवंशी जी। He is 15 year old only। देखिए बहुत छोटे हैं अभी उम्र में। ठीक है, इन्होंने पहला रिकॉर्ड भी बनाया, फास्टेस्ट इंडियन बैटर बन चुके हैं ये। ठीक है, जिन्होंने 1000 रन का आईपीएल रन बना दिया है। फास्टेस्ट मतलब जिसने कोई भी, मतलब टोटल सीजन्स मिला के देखा जाए तो जिन्होंने फास्टेस्ट पहुंचे 1000 रन में, तो उनका नाम हो गया वैभव सूर्यवंशी जी का। ठीक है, पहले कौन थे? ये इंटरनेशनल है, शॉन मार्स। तो ये इंडियन है, फर्स्ट है इंडियन बैटर, और ये इंटरनेशनल बैटर है। मतलब देखा जाए तो शॉन मार्स ऑस्ट्रेलिया का है ना, तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इंटरनेशनल बैटर की बात होगी तो शॉन मार्स होगा, और इंडियन बैटर हो गया कि फर्स्ट फास्टेस्ट इंडियन बैटर टू रीच 1000 आईपीएल रन, तो द आंसर विल बी वैभव सूर्यवंशी जी। ठीक है, इनके पास ऑरेंज कैप है। ऑरेंज कैप का मतलब क्या होता है आईपीएल में? जिसने सबसे ज्यादा रन, जिसने सबसे ज्यादा रन मारे हैं। ठीक है, आईपीएल वाले 19 सीजन में। ठीक है जी, सबसे ज्यादा, तो इनके पास ऑरेंज कैप थी। और जो हमारी पर्पल कैप है, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए, यही क्वेश्चन आता है, कसिको रबाडा जी। कसिको रबाडा जी ने, जो गुजरात टाइटन से खेलते हैं, उनके पास पर्पल कैप है। ठीक है जी, तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए कि ऑरेंज कैप किसके पे थी, तो ऑरेंज कैप हमारी वैभव सूर्यवंशी पे जीपी थी। और अगर पूछा जाता कि पर्पल पर्पल कैप आईपीएल 2026 में किसके पास रही है, किसने जीती है, तो कशिको रबाड़ा ने जीती है, जो गुजरात टाइटन से खेलते हैं। कशिको रबाड़ा जी साउथ अफ्रीकन प्लेयर है। ठीक है जी, चलें आगे, चलते हैं। नेक्स्ट आ गया ट्रेंडिंग अपॉइंटमेंट, रिसेंटली कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई थी वो देखते हैं। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह तो पुराने हैं। मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तो टूट चुका है बहुत पहले ही। ठीक है, अभी जो नाम है 100 मीटर में जो नाम है वो, उनका नाम गुरिंदर वीर सिंह है। ठीक है जी,
ठीक है जी। ये आ गया अपॉइंटमेंट में, सबसे पहली अपॉइंटमेंट केविन वॉश। केविन वॉश का अपॉइंटमेंट हुआ है किस में? ये फेडरल रिजर्व, यूएसए के। तो फेडरल रिजर्व होता क्या है यूएसए के? जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होती है ना, जो पूरा नेशनल बैंक है, जो सब कुछ ओवरसी करती है करेंसी के बारे में, आरबीआई, वैसे ही यूएसए में फेडरल रिजर्व होता है। तो उसके हेड अपॉइंट हुए गए हैं केविन वॉश जी। ठीक है, ये 17th हेड है वहाँ के। अगर हमें इनका वो देखना है, पैरेलल देखना है, तो हमारे जैसे आरबीआई गवर्नर हो गए, तो वैसे ही यहाँ के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हो गए। तो पैरेलल चलते हैं ऐसे। तो ये केविन वॉश जी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, इनका 4 ईयर का टर्म होगा। ठीक है जी, ये इनकी फोटो है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है हु हैज बी रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए, तो आंसर विल बी केविन वॉश। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। रोहित राजपाल, ये भी न्यूज में थे। तो इनको क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया शेफ दे मिशन। शेफ दे मिशन अपॉइंट कराया, जो कि किसके लिए कराया? 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे ग्लासगो, यूके में, ठीक है, उसके लिए इन्हें शेफ दे मिशन अपॉइंट कर दिया है। नाम दे रखिए रोहित राजपाल जी, ये इनकी फोटो है। शेफ दे मिशन, अब शेफ दे मिशन का मतलब क्या होता है? ये शेफ से तो ऐसा लग रहा है जो खाना बनाने वाला होगा, नहीं नहीं, खाने बनाने वाला नहीं है। शेफ का मतलब होता है, शेफ दे मिशन ये ऐसे जर्मन टर्म होगी या फ्रांस की टर्म होगी। शेफ दे मिशन का मतलब है हेड ऑफ द मिशन, हेड ऑफ मिशन। ठीक है, हेड ऑफ मिशन मतलब इनका काम क्या रहेगा कि वहां पर की जो भी फॉर्मेलिटीज है और जो भी प्रोसीजर्स हैं, इंस्ट्रक्शन है, उनको अपनी टीम के लिए अप्लाई करना, उनके सारी देखभाल करना, उनको ले जाना, उनके जो भी वहाँ प्रोसेसेस फॉलो होंगे, कोई भी फॉर्मेलिटीज हो, वो सब ये देखेंगे। ठीक है, रोहित राजपाल जी। ठीक है, ये इनको असिस्ट कौन करेगा? रवि बेगानी जी, जो कि डेप्यूटी शेफ द मिशन है। कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में हो रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हो रहे हैं? तो वो हो रहे हैं ग्लासगो, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड कहाँ है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है जी। तो आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर देंगे कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अली फली खादिम अल जियादी, ये न्यूज में थे। ये क्यों न्यूज में थे? क्योंकि ये फर्स्ट यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, कहाँ के? इराक के। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक इन मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है जी। 26 2026 मई 14 को ही अपॉइंट हो गए थे। तो इनका इराक, इराक पता है ना आपको कहाँ पर है? ईरान के ही बगल में इराक है। तो आप देखेंगे अगर ईरान का मैप, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है जी। तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक, ये इनका नाम रहेगा अली फली खादिम अल जियादी। ठीक है जी। आ जाएगा तो आप मार्क कर देना। वैसे चांसेस कम होते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इराक, क्योंकि आजकल वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है कि है। इराक, ईरान, इराक, सॉरी, ईरान और यूएस वॉर के चक्कर में। तो पूछा जा सकता है कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिसेंटली अपॉइंटेड इन द इराक, उनका नाम क्या है? तो आगे चलते हैं। ठीक है जी। ट्रेंडिंग बुक्स आ गई है, कौन कौन सी बुक्स अभी इंपॉर्टेंट थी इस वीक में? सबसे पहले जो बुक है वो व्यू फ्रॉम द ईस्ट ए मेमोर। ये किसकी बुक है? डॉक्टर जिल बिडेन। ये कौन है? ये जो बिडेन, जो पहले प्रेसिडेंट थे हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उनकी वाइफ है ये। जिल बिडेन नाम है इनका, ये जो बिडेन की वाइफ है। तो इनकी बुक है व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोर। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोर किसने लिखी है? तो डॉक्टर जिल बिडेन आप मार्क कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मर फर्स्ट लेडी है यूनाइटेड स्टेट की। फर्स्ट लेडी किसे बोला जाता है? जो अभी प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ को। तो जैसे अभी ट्रम्प प्रेसिडेंट है ना, तो उनकी वाइफ को फर्स्ट लेडी बोला जाएगा, फर्स्ट लेडी। ठीक है, तो उनको बोला जाएगा। तो ये फॉर्मर लिखा जा रहा है, मतलब फॉर्मर फर्स्ट लेडी थी ये, अभी नहीं है, फॉर्मर फर्स्ट लेडी। तो इनका नाम है डॉक्टर जिल बिडेन और ये इनकी बुक है। बस यही याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया कल्चरल सेलिब्रेशन सेगमेंट। फर्स्ट है इसमें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये न्यूज़ में बहुत बार रहा है और इसकी फोटोज वगैरह इधर उधर मिनिस्ट्री देखे जाए, न्यूज़पेपर में इतनी सारी फोटोज आ रही थी स्वाभिमान पर। तो थोड़ा सा सोमनाथ टेम्पल के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, तभी आपको थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन आता है इसके बारे में तो लिखना। ठीक है, अभी है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व चल रहा था। कौन कर रहा है इसे? ठीक है, कौन कर रहा है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसे देख रही थी, कोऑर्डिनेट कर रही थी। ठीक है जी। अब इसमें हुआ क्या है, ये अभी चल रहा है 2026 चल रहा है ना अभी, तो इसको 1000 साल माइलस्टोन हो गया। 1000 साल कब हुआ है? जब महमूद ऑफ गजनवी आए थे। 1026 एडी में महमूद ऑफ गजनवी आए थे और इस टेम्पल को उन्होंने क्या करा था? डिस्ट्रॉय कर दिया था और प्लंडर करा था, मतलब यहाँ से सामान ले गया था जितना भी यहाँ पर सोना था इस मंदिर में। ये गुजरात में है टेम्पल, ये देखना। ठीक है, तो महमूद ऑफ गजनवी आए थे 1200 1026 एडी में, और आज 2026 है तो 1000 ईयर हो चुके हैं इस माइलस्टोन को। ठीक है जी, तो इसको हम याद रखेंगे ऐसे कि 1000 ईयर माइलस्टोन कंप्लीट हो गया है इधर से। और उस टाइम पे 1026 एडी में महमूद ऑफ गजनवी आए थे, अगर टाइमलाइन देखें। 75 ईयर भी इससे माइलस्टोन इन्होंने करा है। कैसे? जब इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया, तो पहली बार जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनका वहां पर फॉर्मल कंसिक्रेशन किया था टेम्पल में, जिसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, मतलब एक पूजा करी थी। ठीक है, तो उसका भी 75 ईयर्स हो चुके हैं पूरे। ठीक है जी, तो दो माइलस्टोन इस अचीव करी इन टेम्पल ने, एक तो 1000 साल 1000 ईयर, देन 75 ईयर। ठीक है जी, ये इसीलिए हम इसको पूरा एक पर्व पर्व मीन्स फेस्टिवल, फेस्टिवल मनाया जा रहा है सोमनाथ स्वामीनाम पर। अब इसकी लोकेशन देख लीजिए कहाँ है ये टेम्पल, यही इंपॉर्टेंट है। प्रभास पतन, जो कि गिर डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। ये देखो फोटो दिख रहे हो आप साइड में, ये यहाँ पर एकदम कोने में, ये वाला देख रहे हो आप, ये है यहाँ पर सोमनाथ टेम्पल आपका यहाँ पर। तो इसीलिए जब महमूद ऑफ गजनी आया भी था ना, तो वो ऐसे ही आए थे शिप से ही, और यहाँ पर उन्होंने लूटा और निकल गया वापस, सारा का सारा सोना वगैरह उठा के ले गया। और ये जो टेम्पल है वो किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड, बता सकता है कोई? कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज, किसको डेडिकेटेड है सोमनाथ टेम्पल, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसीलिए प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। कोई नहीं, गलत लिख दीजिए। विष्णु नहीं, विष्णु को नहीं है। शिव जी, यस वेरी गुड, शिव जी को डेडिकेट है, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको और डिटेल में बताता हूँ। लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, और ये क्या है? फर्स्ट अमंग द 12 सेक्रेड ज्योतिर्लिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा, मतलब टोटल हमारे यहाँ ऑल ओवर द इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग्स है लॉर्ड शिवा को बना रखे, शिवा के टेम्पल्स, उनमें से ये एक है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको 12 ज्योतिर्लिंग्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी, टेम्पल आर्किटेक्चर हो मारू गुजरा सोलंकी स्टाइल में टेम्पल बनाया है, और इसके करंट चेयरमैन जो है वो कि नरेंद्र मोदी जी खुद हैं। ठीक है जी, श्री सोमनाथ ट्रस्ट है, उसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी खुद हैं जी। ठीक है जी, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स है। तो अब देखो यहाँ पर शिव, वेरी गुड। तो 12 ज्योतिर्लिंग्स जो है हमारे ऑल ओवर द इंडिया में फैले हुए हैं। ठीक है, तो उनमें से जो ये नाम है उनके, ठीक है, श्री सोमनाथ जी का है गुजरात में, आंध्र प्रदेश में एक है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश में दो हैं जो कि महाकालेश्वर है और एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, झारखंड में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, महाराष्ट्र में भीमशंकर ज्योतिर्लिंग है, रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में, नागेश्वर जो है गुजरात में है। ठीक है, काशी विश्वनाथ जो बहुत इंपॉर्टेंट फेमस है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो काशी विश्वनाथ, दूसरा सोमनाथ जी, और तीसरा हो गया आपका केदारनाथ जी। केदारनाथ का है उत्तराखंड में। तो ये तीन तो आपको याद होने ही चाहिए कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? उत्तराखंड में। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में है, और श्री सोमनाथ जी गुजरात में है। ये तीन आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। और ये भी पूछा सकता है कि टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं, तो 12 हो सकते हैं। करंट से ही कभी स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें करंट के साथ स्टैटिक भी पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है जी, चलते हैं आगे। समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस आ गया, एक मिनट।
पहला है वर्ल्ड वाटर समिट 2026। ये कहाँ हुआ? मैड्रिड स्पेन में हुआ था, ठीक है। ये हो गया आपका मैड्रिड स्पेन में समिट हुआ। अब इसमें हुआ क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो इसमें बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड है, इसको टॉप 5 सीवेज बोर्ड में रखा गया। ये टॉप 5 वाटर फैसिल यूटिलिटीज के उसमें रखा गया है इसको, बेंगलुरु वाटर सप्लाई सीवेज बोर्ड को, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वॉइस लो आ रहा है सर, वॉइस लो आ रहा है। एक सेकंड मैं फैन ऑफ कर देता हूँ, तो शायद से इशू हो रहा होगा। अब कैसा है वॉइस? बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। इशू नहीं है? ठीक है, इशू नहीं है। ठीक है, चलो मैंने फ़ैन भी ऑफ कर दिया आप लोगों, मैं थोड़ा गर्मी सह लेता हूँ। ठीक है, गर्म बहुत हो रहा है, मैंने फ़ैन चला दिया था आज। ठीक है, आपके लिए मैं फ़ैन ऑफ कर देता हूँ। ठीक है जी, आपको वॉइस नहीं आ रहा था, थोड़ी देर गर्मी में रह लेंगे। चलते हैं आगे। ठीक है, ग्लोबल वाटर समिट मैड्रिड स्पेन में है, और इसमें बेंगलुरु जो वाटर सप्लाई सीवेज बोर्ड है, जो कि वाटर सप्लाई करता है बेंगलुरु सिटी में, उसको क्या करा है, किस में रखा गया? वर्ल्ड टॉप 5 वाटर यूटिलिटीज में रखा गया है, ठीक है सर। अभी वैसे ही अभी भी वैसे ही आ रहा है। हाईएस्ट शिवलिंग तो केदारनाथ जी है, अगर ज्योतिर्लिंग में देखा जाए तो। सर वॉइस का इशू क्यों हो रहा है? अभी मैं तो रखा है, फैन का प्रॉब्लम है। नो इश्यूज, कोई बोले नो इश्यूज, किसी को नहीं आ रही है आवाज? आगे भी नहीं था? अरे, तो क्यों हो रहा है? प्लीज एक बार लिख दीजिए नहीं हो रहा है इशू तो। जिसका हो रहा है वो अपना चेक करिए, इंटरनेट वगैरह। सर उसका नेट खराब होगा। ठीक है। आई थिंक जीरो, अरुणाचल प्रदेश। जीरो क्या? आप शिवलिंग की बात करें? नहीं नहीं नहीं, हाईएस्ट ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ है। और हाईएस्ट अगर शिवा टेम्पल आप बोलेंगे कि हाईएस्ट शिवा टेम्पल कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में एक तुंगनाथ टेम्पल है, वहां पर हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। वो वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, ठीक है। और ज्योतिर्लिंग में बात करेंगे तो केदारनाथ है। देखिए अलग चीज है, दो अलग चीजें। 12 ज्योतिर्लिंग्स अलग चीजें, ये ज्योतिर्लिंग्स अलग से आइडेंटिफाई करिए। अगर शिवा टेम्पल पूछा जाता है, हु विच इज द हाईएस्ट शिवा टेम्पल, इट विल बी तुंगनाथ इन उत्तराखंड, ठीक है। अगर स्टेट के बारे में पूछा जाएगा कि विच इज द हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन अरुणाचल प्रदेश, तो वो अलग चीज हो जाएगी। उसके लिए मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो उसके लिए मैं अगर पता तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है जी। तो ऐसे ही रहेगा। ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ, हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन इंडिया, तो डेट विल बी तुंगनाथ। ठीक है जी, तो ऐसे आपके डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, ये ग्लोबल वाटर समिट आप देख लीजिए कि वर्ल्ड टॉप 5 वाटर यूटिलिटीज में इसको रखा गया है, बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड को। अब ये देख लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेते थे एग्जाम्पल, कितने गोल है पूरे, पहले तो यही क्वेश्चन था, हाउ मेनी आर देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सॉरी। ये देखिए 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 क्या है, टोटल सस्टेनेबल गोल्स है। और इसके साथ ही होता है, ऐसा लिखा जाता है 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स। तो ये क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि टोटल कितने टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो 169 टारगेट एंड 17 गोल्स। 17 गोल्स में अब देखो ये वाला कहाँ आ रहा है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, जिसमें क्लीन वाटर और सैनिटेशन है, तो एस डी जी 6, ठीक है जी। तो एस डी जी 6 ये है जो क्लीन वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। और पहला क्या है, नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलनेस। देखिए इसमें से आपको केवल, अगर याद कर पाए तो सारे याद कर दीजिए, नहीं हो पा रहा है तो पहले के 3 तो याद रखना आपको। नो पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं होगी तो हंगर नहीं होगी, हंगर नहीं होगा तो हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। सबसे पहले वाला तो गरीबी ही होता है, पहले गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, तो गरीबी वाला ही नो पॉवर्टी। फिर उसके बाद गरीबी हट जाएगी तो खाना अच्छा मिलेगा, मतलब भूख पेट भरेगा, जीरो हंगर। और उसके बाद अगर खाना अच्छा मिलेगा, न्यूट्रिशन अच्छे मिलेंगे, तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो ये 3 टॉप 3 तो आपको याद रखने हैं, 1 2 3। ठीक है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स है एंड 169 टारगेट्स हैं। चलते हैं आगे। ट्रेंडिंग अवार्ड्स, कौन कौन से अवार्ड्स जो अभी न्यूज में थे?
वो देख लेते हैं। सबसे पहला है 2026 गोदर्ड एरोट्रॉनिक्स एरोनॉटिक्स अवार्ड। ठीक है, किसने किसको मिला है? चंद्रयान 3 को मिला है। जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है उसको मिला है। ठीक है, दिया किसने है? तो ये दिया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स कॉन्फ्रेंस में। कहाँ हुई थी कॉन्फ्रेंस? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हुई थी। तो इन्होंने दिया है किसको? चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया है। यूएसए में ही कॉन्फ्रेंस हुई थी और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने दिया है। ठीक है, एसेंड 2026 कॉन्फ्रेंस का नाम है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कोई, पर ये पूछेगा किसने दिया है और किसको दिया है। तो चंद्रयान 3 को मिला है कौन सा? गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड। ठीक है जी। रेसिपिएंट कौन थे, किसने लिया ये अवार्ड? चंद्रयान 3 तो खुद जाएगा नहीं वहां पर लेने के लिए। ठीक है, वो तो स्पेस वो है स्पेसशिप। तो विनय मोहन कत्रा जी ने लिया है। ये कौन है? एम्बेसडर हमारे यूएसए के। ये जी, यूएस के एम्बेसडर है हमारे। मतलब ये जो हमारी वहाँ की, वहाँ यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी होगी ना, उसको ये हेड करते हैं। ठीक है, तो विनय मोहन कत्रा जी ने इनको इस अवार्ड को लिया था। ठीक है जी। अब देख लीजिए थोड़ा बहुत इसके बारे में। हमारा जो जो हमारा जो है ये है चंद्रयान 3 मिशन। ये 2023 को लॉन्च हुआ था जुलाई 14 में, और अगस्त 23 में ये 2023 में पहुंच गया था। कहाँ? मून पे लैंड हो गया था। ठीक है जी। और ये इसको जो अगस्त 23 है उसको नेशनल स्पेस डे भी मनाया जाता है। ठीक है जी, नेशनल स्पेस डे भी इसको मना रहे हैं हम क्या करे थे? लैंड करे थे, याद है उस टाइम पे? ये आपका 2023 में जो हुआ था, मून साउथ पोल में हम लैंड कर गए थे। पहला वाला जो चंद्रयान 2 वो तो फेल हो गया था, आई थिंक वो 2018 में था। फिर हम 2023 में दोबारा ट्राई करा और इस बार हम सक्सेसफुली लैंड कर गए थे। और उसको हम उस डेट को अगस्त 23 को हम नेशनल स्पेस डे भी मनाते हैं। दो कंपोनेंट थे इसके, विक्रम और प्रज्ञान। विक्रम तो लैंडर था जो कि लैंड करेगा ऊपर से उतर के। ठीक है, और जो प्रज्ञान है वो रोवर था। रोवर मतलब यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर वो चलेगा वहां पर मून की लैंड में। ठीक है जी, मून की जो सरफेस होगी वहां चलेगा। तो रोवर का नाम है प्रज्ञान। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि जो चंद्रयान थी के वो थे, तो उसमें से रोवर का नाम का क्या था, या फिर लैंडर का नाम क्या था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, आप याद रखना कि जो प्रज्ञान है, प्रज्ञान से मतलब ही आपका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जा रहा होगा। प्रज्ञान का मतलब पैदल, तो मतलब जो चलेगा। तो चलेगा मतलब रोवर चल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्रज्ञान। और जो लैंड कर रहा है लैंडर, तो वो उसका नाम है विक्रम। ठीक है जी। हम फोर्थ नेशन बन गए थे जिन्होंने मून पे लैंड किया। कब? सोवियत ने यूनियन, उससे पहले यूएसए, फिर चाइना, फिर हम फोर्थ बन गए थे। और हम फर्स्ट नेशन भी बने लूनर साउथ पोलर रीजन में जिसने लैंड करा। फर्स्ट नेशन बने साउथ पोलर जोन में जिसने लैंड करा। तो याद रह जाएगा आपको, गोदार्ड एरोनॉटिक्स अवार्ड। ठीक है, किसको मिला है? चंद्रयान 3 मिशन को मिला। चलते हैं आगे। हाँ जी, एक और अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ मापू गोबे। ठीक है, ये अफ्रीकन लैंग्वेज में कुछ लिखा है, तो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा इसको, तो क्या लिखा पड़ा है। ठीक है, मापू गुबाबे, मा, मापो गुबाबे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मापो, यहाँ वहाँ का एक हाईएस्ट अवार्ड होगा शायद से सिविलियन। तो ये देखिए, वहाँ के प्रेसिडेंट जो है सिरिल रामपाम्पोसा, उन्होंने ये कंट्रीज का नेशनल अवार्ड ड्यूरिंग द ऑफिशियल सेरेमनी ऑफ पेट्रोया। कहाँ? साउथ अफ्रीका में ये सिटी है। ठीक है जी, सिरिल रामपाम्पोसा ने ये क्या क्या कन्फर कराया नेशनल ऑर्डर, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मापू गुबाबे। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, ये क्यों न्यूज में आ गया? क्योंकि यहाँ पे इंडियन और की एक हमारे पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट है उनको मिल गया है, तो इसलिए ये न्यूज में आ गया। नहीं तो हमें क्या मतलब, किसी दूसरी अवार्ड हो रहे हैं। ठीक है, अब ये इंडियन ओरिजिन के दो पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट को दे दिया गया है, तो इसलिए ये न्यूज में आ गया था, इंडियन के न्यूज़पेपर्स में आ गया था। ठीक है जी। तो इनको इसको मिला है डॉक्टर सलीम अब्दुल करीम जी को और डॉक्टर प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा जी को। ठीक है, इनको गोल्ड मिला है और इनको सिल्वर मिला है। ठीक है जी। तो ये इनकी फोटोज लगी है, ये दोनों पर्सनैलिटी है जिनको वो अवार्ड मिला है। ठीक है जी। आप याद रखने का कि डॉक्टर सलीम अब्दुल करीम जी, प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा जी, एक को गोल्ड मिला है, एक को सिल्वर मिला है। और ऑर्डर, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डायरेक्ट चलो भाई ये नाम याद ना रहे तो ऑर्डर ऑफ माकुम्बाबे कौन सी कंट्री का है, तो आप साउथ अफ्रीका लिख दोगे, आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे।
अब आ गया 2025 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट अवार्ड क्योंकि ये फीमेल को मिला है। तो कुछ अवार्ड का नाम देख लीजिए। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। जेंडर एडवोकेट कौन रही है? मेजर अभिलाषा बरक जी, ये इनकी फोटो है। ठीक है जी। ये पीस कीपिंग फोर्सेस में काम कर रही थी वहां पर, कहाँ पर? लेबनान में। ये है लेबनान। ठीक है, लेबनान में काम करी इन्होंने अपना, बहुत ही अच्छा काम करा है। ठीक है, तो इनको अवार्ड दिया गया है मेजर अभिलाषा बरक जी को। कमांडर थी वहाँ पर फीमेल एंगेजमेंट टीम में। ठीक है, ठीक है। तो मेजर बरक जी आपको याद रह जाएगी, अभिलाषा बरक, जिनको अभी यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो ये थर्ड इंडियन पीस कीपर है। ठीक है, पीस कीपर का मतलब क्या है आपको पता भी है? पीस कीपर जो होती है हमारी, जैसे हर कंट्रीज की छोटी छोटी एक यूनिट भेजी जाती है यूएन में, और यूएन जो उन्हें डिप्लॉय करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो। ठीक है, तो ये है इंडिया की, पर यूएन की तरफ से ये आ रखी है यहाँ पर। ठीक है, लेबनान में ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इनके पास, इनको ब्लू हेलमेट भी बोला जाता है इनकी, क्योंकि इनकी जो हेलमेट होता है ना वो ब्लू सा रहता है। तो इनको अलग से टर्म भी दिया जाता है ब्लू हेलमेट करके। ठीक है जी। तो आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि ब्लू हेलमेट किससे रिलेटेड है, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स, नाम से पता लग रहा है ना। यूएन की पीस कीपिंग मतलब, यूएन की एक तो यूनाइटेड नेशन की, पीस कीपिंग का मतलब क्या? शांति बनाए रखने वाली फोर्स। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। पीस कीपिंग फोर्स। तो ये इंडिया की गई थी, इंडियन यूनिट से ये जा रखी थी और ये कमांड कर रही थी लेबनान में। तो इनको अवार्ड मिल गया कि इन्होंने बहुत अच्छा काम करा था वहाँ पर। ठीक है, इससे पहले भी दो लोगों को मिल चुका है। ठीक है, 2000 2023 में मेजर राधिका सेन को मिला था, और उससे पहले मेजर सुमन गवानी जी को मिला है। फीमेल में याद रखना, ये फीमेल वाला है सारा, क्योंकि जेंडर एडवोकेट अवार्ड ईयर अवार्ड है। ठीक है, तो अभी किसको मिला है? अरुणाचल जी के अभी एक क्लास करवाओ सर कर। हाँ जी, हाँ जी, हमारी बात चल रही है, हम करवाएंगे सर, डेफिनेटली। कल ही हमारी सर से बात हो रही थी, पंकज सर से, तो हम करवाएंगे। आप सर को बोलेंगे ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप सर की से बोलिए प्लीज कि सर हमारी क्लास लगाइए जी। ठीक है जी। आप अगर इनिशिएट करेंगे तो मुझे डिप्लॉय करेंगे इस चीज़ में, मेरे को इनिशिएटिव देंगे कि हाँ, अमित सर आप पढ़ाइए। ठीक है, तो आप सर से बोलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, या मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा आपको समझ में आ रहा है प्लीज़, तो आप सर से बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे हम इसे मिल बैठ के। ठीक है, तो मेजर अभिलाषा बरक जी को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये देख लीजिए भाई, लेबलन कहाँ है? ओके सर, ठीक है। ये देखिए लेबलन कहाँ है? ये इसराइल है, यहाँ देखो आप, ऐसे करके इसराइल है ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये जॉर्डन हो गया आपकी कंट्री, ये सीरिया होगी, ये साइप्रस हो गया, ये इजिप्ट हो गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन इजिप्ट का, और यहाँ से ये आपका, यहाँ से जो वो है लेबनन। तो देखो अभी किस में वॉर हो रही है, याद है आपको? ईरान में और इसराइल में वॉर हो रही है, और यूएस उसका पार्टी है, और लेबनन भी पार्टी है। तो लेबनन कैसे पार्टी है? लेबनन ईरान का सपोर्ट करता है। ठीक है, ईरान का। तो ये लेबनन ईरान की तरफ से लड़ रहा है, और जो कि यहाँ से फायर करता है मिसाइल इसराइल पे। ठीक है, तो इसराइल फिर यहाँ से इधर फायर करता है मिसाइल। तो ये दोनों यहाँ लड़ रहे हैं, और यूएस और ईरान भी अपने में लड़ रहे हैं मिसाइल्स में। तो कोई बता सकता है कि लेबनन की कैपिटल कौन सी है? बहुत न्यूज़ में आजकल तो लेबनान, बहुत पिटाई हो रही है लेबनान की भी। ये इसराइल बहुत, मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है दोनों तरफ, इसराइल भी और लेबनान की तरफ भी बहुत लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है, कोई बताएगा इसराइल की कैपिटल? इसराइल नहीं, सॉरी, लेबनान की कैपिटल। लेबनान की कैपिटल कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? नहीं, बेरुत है इसकी कैपिटल। ठीक है, बेरुत, बी आई BEIRUT, बेरुत। ठीक है, ये लेबनान की कैपिटल। बहुत न्यूज़ में, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो लेबनान बहुत न्यूज़ में। दोनों के बीच में इधर से उधर मिसाइलें गिरी जा रही है, इसराइल और उसको। तो ये वाला साइड में मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, ये आपका इराक है, ये जॉर्डन है, और ये सऊदी अरेबिया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखना मैप। चलते हैं आगे। ट्रेंडिंग प्लेसेस, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी इस बार न्यूज़ में? सबसे पहला है कुंभलगढ़ फोर्ट। देखिए जी भाई, कुंभलगढ़ फोर्ट, ये इतना बड़ा फोर्ट है। अब इसमें हुआ क्या है, पहले तो देख लेते हैं कि ये क्यों न्यूज़ में आया। न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जो यूनेस्को है, उसने इसको रिकॉग्नाइज करा है कि इसमें सबसे लंबी, इंडिया में
क्या है? वॉल है। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना होती है ना, उसको फर्स्ट वॉल बोला जाता है, लार्जेस्ट वॉल बोला जाता है यूनेस्को के ने रिकॉग्नाइज करके। ऐसे ही इसको सेकंड प्लेस में रिकॉग्नाइजेशन दे दिया है यूनेस्को ने, कुंभलगढ़ फोर्ट की जो वॉल्स हैं साइड साइड में। बहुत बढ़िया है ये तो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है हमें, इतनी तो फोटो नहीं है पर ये बहुत लंबे एरिया में फैली गई है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ फोर्ट याद रखना। ये है कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, और इसको फोर्ट इज ग्लोबली नोन एज पोसेसिंग वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस इंटैक्ट वॉल, सेकेंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस इंटैक्ट वॉल आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो ये पहले से ही है, 2013 में से 2013 में से ऑलरेडी दे दिया गया था कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है जी, कुंभलगढ़ फोर्ट याद रखना राजस्थान में है। ठीक है जी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी, ये सेकंड हो गई है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद रिकॉग्निशन में, लॉन्गेस्ट इंटैक्ट वॉल। ठीक है जी, कुंभलगढ़ फोर्ट की हिस्टोरिक देख लीजिए, किसने बनाई थी? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने बनाई थी, जो कि रूलर थे कहाँ के? मेवाड़ के। ठीक है जी, और इनका आर्किटेक्ट कौन था? मदन, डिजाइन बाय मदन। ठीक है, अब कुंभलगढ़ फोर्ट का थोड़ा सा ये है कि ये बर्थ प्लेस है महाराणा प्रताप सिंह की। ठीक है, किसकी बर्थ प्लेस है? महाराणा प्रताप सिंह। आपने पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में, अगर आपकी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है तो महाराणा प्रताप सिंह बहुत ही बड़े हमारे लीडर थे। लीडर इन द सेंस हिस्ट्री के प्रोमिनेंट फिगर थे। ठीक है जी, राजपूत वॉरियर थे कहाँ के? मेवाड़ के, मेवाड़ रूलर। ठीक है जी, अब इनमें से एक याद होगा आपको, एक वो हुई थी बैटल, महाराणा प्रताप और मुगल के बीच में। उस बैटल का नाम बता सकता है कोई? जो महाराणा प्रताप और मुगल्स फोर्सेस के बीच में हुई थी, कोई बता सकता है उसका नाम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है उससे कई बार जीएस में। नहीं, नहीं पता? तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वेरी गुड, हल्दी घाटी। बस बस ऐसे ही याद रखना आपको, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये कब हुई थी? 1576 में हुई थी ये। ठीक है, ये 1576 में हुई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें महाराणा प्रताप सिंह जी एक तरफ लड़ रहे थे मेवाड़ की तरफ से, और दूसरी तरफ मुगल रूलर की तरफ से जो लड़ रहे थे, मुगल रूलर की तरफ से लड़ रहे थे वो महाराजा मानसिंह फर्स्ट थे। महाराजा मानसिंह थे। अकबर खुद नहीं लड़ा था, ये अकबर की टाइम की लड़ाई है, पर अकबर खुद नहीं लड़ रहा था वहां पर। वहां पर उन्होंने भेजा था भाई मानसिंह, जो वहाँ के हाईएस्ट मनसबदार थे उस टाइम पे, उनको भेजा था कि आप जाइए और हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप सिंह के लड़िए। ठीक है जी, तो ये महाराणा जो नहीं, मानसिंह जो थे वो आम्बेर के रूलर थे। ठीक है, ये राजस्थान की हिस्ट्री है, इतना कोई पूछेगा नहीं, पर थोड़ा सा हल्दी घाटी के बारे में पता होना चाहिए। बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच में? महाराणा प्रताप सिंह एंड मुगल फोर्सेस, जो कि विच वॉज लेड बाय मानसिंह। ठीक है जी, 1756 में हुआ था ये। चलते हैं आगे, एंड होगी स्लाइड। ओ, इसमें एक चीज रह गई थी। आ, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, शायद से मेरे दिमाग से निकल गई होगी वो बात बताना। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमने एक चीज पढ़ी थी कि 3 स्टेट्स ने अप्लाई कर दिया ऐसे, उत्तराखंड, गुजरात एंड अब कौन सा हो गया? असम। पर ये ऑलरेडी एक स्टेट में चल रही है पहले से ही। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस। उस स्टेट का नाम बता सकती है कोई? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो बोल सकता है फर्स्ट इंडियन स्टेट विच हैज इम्प्लीमेंटेड, नहीं, केरला नहीं है, विच हैज इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो फर्स्ट इंडियन स्टेट पूछेगा तो गोवा हो जाएगा आंसर। गोवा में ये 1867 से इम्प्लीमेंटेड है, क्योंकि पोर्टुगीज ने यहाँ पर ला रखे हैं। 1867 पोर्टुगीज, गोवा। ठीक है जी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, आपको याद रह जाएगा। 1867, ठीक है, कहाँ पर है? गोवा में ये है। तो ये फर्स्ट इंडियन स्टेट है। पर अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इंडियन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? तब आंसर हो जाएगा, लिखिए फटाफट। तब आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यानी जी यूके। यूके आंसर हो जाएगा अगर इंडिपेंडेंस की बात पूछा था। फर्स्ट इंडियन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, तो द आंसर विल बी उत्तराखंड। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, द आंसर विल बी गोवा। ठीक है, इंडिपेंडेंस का आप याद रखना कि इंडिपेंडेंस के बाद पूछा जा रहा है या टोटली पूछा जा रहा है, तो आपको याद रहेगा गोवा।
ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन हमारा। आपको कैसा लगा आज का सेशन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। और अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है तो आप सर से बोलिए प्लीज़। सर जैसा कहेंगे हम वैसी क्लासेस लगा लेंगे। ठीक है जी। बताइए आज का कैसा सेशन था, कोई ग्रीवेंसेस हो, कोई आपको बताना है कि सर इसको चेंज करिए, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमें कुछ कराइए। ठीक है जी। कुछ लिखेंगे प्लीज़। कैसा सा आज का सेशन, समझ में आया है कि नहीं भी नहीं आया? ठीक है सर, बेस्ट, थैंक यू सो मच। मोटो G96 इट वॉज गुड, थैंक यू थैंक यू। बस ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। अब हमारा क्या है, मई कंप्लीट हो चुका है। सर लेट ज्वाइन किया तो स्टार्ट नहीं देख पाया। आप ज्वाइन करिए, 7:30 में रोज होता है। ठीक है। 7:30 में आप ज्वाइन करिए, 7 का आप अलार्म लगा के रखिए। अगर आप लेट पढ़ते हैं तो उठ जाइए, थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाइए, एकदम 7:30 में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी। ऐसे ही हम करते रहेंगे। हमने अप्रैल कंप्लीट कर लिया है, मई कंप्लीट कर लिया है, अब हम कल से मार्च करेंगे। मार्च 4th वीक का करेंगे, उल्टा चलेंगे। ठीक है। मार्च 4th वीक का करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिकॉर्डेड मिल, हाँ जी, यूट्यूब में जा रहा है सर, रिकॉर्डेड मिलेगा। यूट्यूब में सर का जो चैनल है गो प्रो एडुकेयर, वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक है। तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे अहेड। और आप पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम क्लियर करिए जल्दी से अपना।